औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहम्दिही ताला आज हम इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 10 में इस वक्त मौजूद हैं और 10 को आगे लेके जाने से पहले हम लेक्चर नंबर 9 के हवाले से कुछ वार्म अप करेंगे क्लास को। लेक्चर नंबर 9 में हम इकनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम डिमांड है वो डिस्कस कर चुके हैं। डिमांड, जिसे उर्दू में हम तलब कहते हैं, कि डिमांड या तलब क्या होती है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं, डिमांड या तलब हम इकनॉमिक्स में क्यों पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, हमने साथ साथ ये भी पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का भी पता होगा कि आखिर हमें इसे क्यों पढ़ रहे हैं और इससे हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। डिमांड के हवाले से वार्म अप करूँगा। डिमांड में हमने देखा था कि डिमांड एक ख़ास क्वांटिटी को कह रहे होते हैं और क्वांटिटी किसी गुड या सर्विस की। अच्छा, गुड या सर्विस के लिए हम एक कंबाइंड वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसा लफ्ज़ जिसका मायने होते हैं गुड या सर्विस, उसे हम कहते हैं कमोडिटी। ठीक है, यानी कि किसी भी कमोडिटी की एक ख़ास मकदार। अब ख़ास मकदार क्या है? उस ख़ास मकदार के लिए हमने बात की थी जिसके लिए सारिफ के पास यानी कंज्यूमर के पास दो चीज़ें मौजूद हों, एक विलिंगनेस टू परचेस और दूसरी पावर टू परचेस। अब आपको एग्जाम्पल याद आ गई होगी हाउस नंबर 1, 2, 3 वाली, कि किस तरह मिस्टर ए के पास एक ख़ास रकम मौजूद थी और किस तरह 3 घर थे जो उनके पास ऑप्शन के तौर पे ख़रीदने के लिए मौजूद थे और किस तरह से हर घर के लिए उनके दोनों फैक्टर्स ने काम किया। पहले घर के लिए पावर टू परचेस प्रेजेंट थी यानी मौजूद थी, लेकिन विलिंगनेस टू परचेज उनके पास मौजूद नहीं थी। सेकंड घर के लिए दोनों चीज़ें मौजूद थी और थर्ड वाले घर के लिए क्या था कि पावर टू परचेज उनके पास नहीं थी। तो डिमांड किसके लिए क्रिएट हुई थी उनकी? सिर्फ सेकंड नंबर 2 हाउस नंबर 2 के लिए। फिर हमने ये भी बताया था कि इसी कंसेप्ट को अगर हम अप्लाई करें तो वो आम ज़िंदगी में हमें कहाँ देखने में नज़र आता है। तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि डेली, वीकली, मंथली हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उन्हें देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत आसान सी एग्जांपल, हम ग्रॉसरीज़ की तरफ गए थे तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे घर में कितना मंथली या वीकली शुगर आता है, मिल्क आता है, राइस आता है, वीट आता है। इसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हम वो जितनी भी मकदार हमारे घर में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की, वो उस चीज़ की डिमांड होती है हमारी जानिब से। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि इसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये ही डिमांड हमें हमारी पूरी कौम को ये डिसाइड कर सकती है, उसके लिए एक बेहतरीन मनसूबा साजी करने का हमें मौका मिल सकता है अगर हमें डिमांड का पता हो कि हमें कौन सी चीज़ कितनी मकदार में हमारी मुल्क या कौम को चाहिए, कितनी कंज्यूम होती है और कितने हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हमें अपनी पैदावार को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, या अगर हम उससे ज़्यादा बना रहे हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें बाहर बेच कर किस तरह हम उससे ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो ये था वो डिमांड का कंसेप्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ ख़ास बातें करने जा रहे हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपको 2-3 मिनट में बताऊंगा कि जो टॉपिक अभी आपने पढ़े उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, ठीक है, तो वो भी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2 टर्म्स हैं यहाँ पे लिखी हुई, अगर आप गौर करें, एक है आपकी डिमांड और एक है आपकी डिज़ायर। ठीक है, उर्दू में आप सबको ही पता होगा डिमांड को उर्दू में तलब कहते हैं और डिज़ायर को ख्वाहिश कह होते हैं। अगर आप गौर करें तो इन दोनों टर्म्स के दरमियान आपको ख़ुद भी एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अगर हम सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन की तरफ चलें तो डेफिनेशन क्या है? डिमांड की डेफिनेशन वही है जो आपको पता है कि क्वांटिटी किसी ख़ास चीज़ या सर्विस की जिसके लिए दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, पावर टू परचेज़ भी और विलिंगनेस टू परचेज़ भी। जबकि अगर ऑन दी अदर हैंड बात करें, अदर हैंड डिज़ायर की या ख्वाहिश की, तो ख्वाहिश दर हकीकत क्या है? ख्वाहिश दर हकीकत एक सोच का नाम है। ठीक है, सोच किस चीज़ के लिए? कुछ भी करने या ना करने के लिए, कुछ भी हासिल करने या किसी चीज़ को छोड़ देने के लिए। ठीक है, जो सोच इंसान के जहन में क्रिएट होती है, ठीक है, कुछ भी करने के लिए हो सकती है, कुछ भी ना करने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं उठ के बाहर जाना चाहता हूँ, ये भी ख्वाहिश हो सकती है, या मैं लेटा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँ, ये भी ख्वाहिश हो सकती है। कुछ हासिल करने की ख्वाहिश भी हो सकती है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, या कुछ छोड़ने की ख्वाहिश भी हो सकती है कि यार ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो वो छोड़ने की भी हो सकती है। तो डिज़ायर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ भी करने या ना करने या कुछ पाने या कुछ छोड़ देने की जो सोच इंसान के जहन में आती है वो उसकी डिज़ायर कहलाती है। जो उसकी चाहत होती है वो उसकी क्या कहलाती है? वांट या डिज़ायर कहलाती है। ठीक है, डिज़ायर को हम वांट्स भी कह रहे होते हैं, वांट या डिज़ायर। तो दोनों के दरमियान तो बुनियादी फ़र्क ये है कि ये एक मकदार का नाम है और ये एक थॉट का नाम है, तो दोनों का फ़र्क हो गया नंबर 1। अच्छा, डेफिनेशन से ही दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब मज़ीद टर्म की अगर हम बात कर लें
यानी इस्तिलाह की बात कर लें तो डिज़ायर एक बड़ी इस्तिलाह है, एक वाइडर टर्म है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है वाइडर टर्म। ये ख़ास क्वांटिटी है जिसके अंदर दो एलिमेंट मौजूद होते हैं, यानी एक ऐसी मकदार किसी भी चीज़ की जिसके पीछे दो एलिमेंट काम कर रहे हों, यानी उसकी ख़रीदने की ख्वाहिश भी मौजूद हो और ख़रीदने की सलाहियत भी मौजूद हो किसी भी चीज़ की, उस ख़ास क्वांटिटी को हम क्या कह रहे होते हैं, वो डिमांड कह रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। अब अगर डिमांड में देखा जाए तो विलिंगनेस या डिज़ायर खुद भी शामिल है यहाँ पर। डिमांड में विलिंगनेस एक ख़ास तरह की विलिंगनेस है, एक ख़ास तरह की डिज़ायर जो है, यानी किसी चीज़ को ख़रीदने की जो डिज़ायर है। डिज़ायर तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, लेकिन कुछ ख़रीदने की ख्वाहिश यानी ख़ास किस्म की डिज़ायर भी किस में मौजूद होती है, डिमांड में पहले से मौजूद होती है, यानी ख़रीदने की ख्वाहिश। ठीक है, तो ख़रीदने की ख्वाहिश और साथ साथ क्या है, उसको परचेज़ करने की सलाहियत। तो ये जो सलाहियत यानी ये वाला जो पार्ट है डिज़ायर का, डिज़ायर खुद एक हिस्सा बन सकती है किस चीज़ का, आपकी डिमांड का। ठीक है, जबकि डिमांड डिज़ायर का हिस्सा नहीं हो सकती। डिमांड कभी भी डिज़ायर का हिस्सा नहीं हो सकती, बल्कि एक ख़ास किस्म की डिज़ायर तो डिमांड का हिस्सा बन सकती है, यानी ये इसका हिस्सा बन सकती है, ये इसका हिस्सा नहीं होती। ठीक, तो दोनों में बड़ी कौन सी हुई चीज़, अगर मैं इस्तेमाल टर्म की वाइडर टर्म होने को समझाना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास दो एनवलप हैं, यूँ समझें, एक छोटा और एक बड़ा। तो क्या छोटा एनवलप बड़े एनवलप में जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है, लेकिन क्या बड़ा एनवलप विदाउट फोल्ड किए हुए ना, मतलब उसको फोल्ड नहीं करना है, जो साइज़ है उसको एज इट इज़ अगर रखना चाहें, क्योंकि बहुत तेज़ी से आप माशाल्लाह से आप सब एक्टिव हैं, आपके दिमाग काम करते हैं, तो आपके जहन में आएगा जी सर छोटा एनवलप जिस तरह बड़े एनवलप में जा सकता है तो बड़ा एनवलप फोल्ड करके छोटे एनवलप में भी जा सकता है। तो कंडीशन ये है कि फोल्ड नहीं करना। ठीक है, तो समझा ये रहा हूँ कि वाइडर टर्म किस तरह से हुई। अगर आप इसको एनवलप की एग्जांपल लें तो छोटा एनवलप बड़े एनवलप में जा सकता है, लेकिन बड़ा एनवलप छोटे एनवलप में नहीं आ सकता। यही फ़र्क है कि एक छोटा एनवलप है और एक बड़ा एनवलप। तो अगर हम इसको डिज़ायर और डिमांड पे देखें तो डिमांड के अंदर डिज़ायर एक ख़ास तरह की मौजूद होती है। ठीक है, जब तक एक ख़ास तरह की ख़रीदने की ख्वाहिश मौजूद नहीं होगी किसी चीज़ के लिए, तो उस वक्त तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो ये इसका हिस्सा है। तो अगर ये इसका हिस्सा है तो खुद ब खुद आप एनवलप की एग्जांपल सामने रखें, टर्म कौन सी बड़ी हुई, लफ्ज़ जो है वो बड़ा कौन सा हुआ, जिसके मायने बड़े होंगे वो कौन सा हुआ, वो यकीनन डिमांड वाइडर टर्म हुई, बड़ी इस्तिलाह हुई। जबकि डिज़ायर जो है वो एक इसकी कंपैरिजन में छोटी इस्तिलाह है। अच्छा, अब दोनों में एक और एक फ़र्क है कि डिमांड जो है ख़ास क्वांटिटी है, जबकि ये क्या है, थॉट है, एक ख्याल है, एक सोच है। ठीक है, तो टर्म के लिहाज से भी दोनों एक दूसरे से क्या है, वो मुख्तलिफ है। अगली बात है पावर टू परचेज़ के हवाले से। देखिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए, किसी भी चीज़ की डिमांड बनाने के लिए हमें लाजमी तौर पर पावर टू परचेज़ चाहिए होती है। जैसे हमने हाउस वाले एग्जांपल में देखा था कि हाउस नंबर 3 ख़रीदना तो मैं चाह रहा था, सॉरी मिस्टर ए ख़रीदना तो चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या नहीं था, पावर टू परचेज़। तो हाउस नंबर 3 क्या नहीं बना, मिस्टर ए की डिमांड में नहीं आया, यानी वो उनकी डिमांड से बाहर रहा। इकनॉमिक्स के को अगर हम सामने रखें तो इकनॉमिक्स ये कहती है ठीक है मिस्टर ए ख़रीदना चाहते थे, लेकिन मिस्टर ए जो बेंगलोर नंबर 3 ख़रीदना चाहते थे उनके लिए उसके पास पावर टू परचेज़ मौजूद नहीं थी, तो वो उनकी डिमांड नहीं बन सकता। क्लियर है? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड के लिए पावर टू परचेज़, ख़रीदारी की सलाहियत, ये एक लाजमी चीज़ है। अगर ये मिस हो गई तो डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। जबकि ऑन दी अदर हैंड हम ख्यालों में पूरी दुनिया ख़रीद सकते हैं, हम सोच में चाहें तो पूरी दुनिया हासिल करने की ख्वाहिश क्रिएट कर सकते हैं। ख्वाहिश करने पे तो कोई पैसे नहीं लगते ना, ठीक है। ख्वाहिश करने पे मैं महंगी से महंगी तरीन चीज़ की भी ख्वाहिश कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उन तमाम चीज़ों की ख्वाहिश कर सकता हूँ जिनके लिए मेरे पास ख़रीदने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तो ख्वाहिश करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर ज़रूरी एलिमेंट नहीं है। तो ये भी एक दोनों के दरमियान फ़र्क हो गया। क्या फ़र्क हो गया कि भाई पावर टू परचेज डिमांड क्रिएट करने के लिए कंपलसरी है, जबकि डिज़ायर करने के लिए जो है वो पावर टू परचेज कंपलसरी नहीं है। अब वेरी सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन डिमांड या तलब की तारीफ़ करें, तो 4 आपके पास पॉइंट्स हैं, इनको मिलाएं डेफिनेशन बन जाती है। डिमांड क्या है? सिंपल, डिमांड इज़ दैट क्वांटिटी, डिमांड वो मकदार है फॉर विच जिसके लिए क्या हो, अ कंज्यूमर हैज़, एक सारिफ के पास हो, ठीक है, क्या चीज़ें हों,
पावर टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। खत्म हो गई डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका ये, ठीक है। या उर्दू में लिख रहे हैं तो क्या होगा, तलब से मुराद वो मिक़दार है किसी भी शय या खिदमत की, ठीक है, जिसके लिए सारिफ के पास क्या मौजूद हो, ख़रीदने की सलाहियत भी मौजूद हो और ख़रीदने की ख्वाहिश भी मौजूद हो, तो उस मिक़दार को हम क्या कहेंगे, तलब कहेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर या वांट। वांट भी इसका साइनोनियम है, यानी डिज़ायर भी कहते हैं, वांट भी कहते हैं, यानी कि आप तलब और ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क करें तो हम कर सकते हैं। दोनों की डेफिनेशन ही दोनों को फ़र्क बता रही हैं। डिमांड एक ख़ास किस्म की क्वांटिटी को कहते हैं जिसके लिए ख़रीदने की सलाहियत, ख़रीदने की ख्वाहिश मौजूद हो सारिफ के पास, जबकि डिज़ायर सारिफ की सोच का नाम है, जो किसी भी चीज़ को करने या ना करने के लिए भी हो सकती है, किसी चीज़ को हासिल करने या किसी चीज़ को छोड़ देने के लिए भी हो सकती है, तो ये ख्वाहिश हो गई। अब दोनों इस्तिलाह को, अगर दोनों लफ्ज़ों को आपस में इनका वेट निकालें कि भाई कौन सी जो टर्म है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो सिंपल ये है कि डिज़ायर का एक ख़ास तरह का डिज़ायर का होना डिमांड में ज़रूरी है, यानी डिमांड इज़ अ पार्ट, डिज़ायर इज़ अ पार्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। तो डिज़ायर पार्ट बन सकती है, हिस्सा हो सकती है, ख़ास तरह की डिमांड जो डिज़ायर है वो डिमांड का हिस्सा होती है, यानी ख़रीदारी से रिलेटेड जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं, डिमांड्स होती हैं, वो लाजमी तौर पर डिमांड का क्या होती है, हिस्सा होती हैं। तो एक बड़ी चीज़ छोटी चीज़ का हिस्सा नहीं होती, बल्कि एक छोटी चीज़ बड़ी चीज़ का हिस्सा होती है, ठीक है, लॉजिक ये है। तो बड़ी चीज़ क्या हो गई, या बड़ी जो बड़ा जो लफ्ज़ है वो कौन सा हो गया, इस्तिलाह, मायने के एतबार से बड़ी इस्तिलाह कौन सी हो गई, डिमांड हो गई, और डिज़ायर क्या हो गई, वो एक छोटी इस्तिलाह हो गई, ठीक है। अच्छा, और बाई नेचर डिमांड अगर उसकी इस्तिलाह की बात करें तो ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, यानी ये जो तारीफ़ या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो एक मिक़दार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है थॉट्स के लिए, यानी सोच के लिए। बुनियादी तौर पर ख्वाहिश क्या है, एक सोच का आना, और बुनियादी तौर पर डिमांड क्या है, किसी गुड या सर्विस की मिक़दार, ठीक है, जिसके लिए सारिफ के पास क़ुव्वत ख़रीद के साथ साथ ख़रीदने की ख्वाहिश भी मौजूद हो। अगली बात क्या है, पावर टू परचेज़। भाई फॉर क्रिएटिंग डिमांड या फॉर डिमांड परचेज, पावर टू परचेज इज़ अ कंपलसरी एलिमेंट, हम इस तरह लिख सकते हैं ना, फॉर क्रिएटिंग डिमांड पावर टू परचेज इज़ अ कंपलसरी एलिमेंट, ये एक लाजमी एलिमेंट है, लाजमी जुज़ है, इसके बगैर डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड टू क्रिएट डिज़ायर, यानी डिज़ायर करने के लिए, या टू डिज़ायर या टू वांट, चाहने के लिए, वी डोंट नीड एनी पावर टू परचेज़, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, या पावर टू परचेज़ इज़ नॉट नेसेसरी, क़ुव्वत ख़रीद की ज़रूरत नहीं होती ख्वाहिश करने के लिए। तो इस तरह 3 पॉइंट्स में हम इन्हें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको तसव्वुर भी देता जा रहा हूँ, क्वेश्चन का समझाता भी जा रहा हूँ कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड और कलेक्टिव डिमांड, इनफरादी तलब, ठीक है, और मजमूई तलब, ये भी एक सवाल हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क करें। तो हमें नाम से एक बात अगर आप गौर करें तो समझ में आती है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इनफरादी, यानी कि कोई चीज़ अकेली, किसी सेपरेट इंडिविजुअलिटी की बात की जा रही, इनफरादियत पे बात हो रही, जबकि कलेक्टिव से मुराद क्या, मजमूई, यानी इसमें मिला दिया जाएगा बहुत सारी चीज़ों को। ये बुनियादी तस्वुर बन रहा है ना नाम से ही। आइए उसको प्रैक्टिकल भी देखते हैं। जैसे अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो उससे क्या मुराद है, ठीक है, हैं तो दोनों डिमांड, हैं तो दोनों ही डिमांड, सिर्फ फ़र्क ये है इसकी बेस क्या है कि अगर लेट सपोज हम इसमें से कोई भी कॉमोडिटी ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं या मिल्क ले लेते हैं या राइस ले लेते हैं, ठीक है, उसके हवाले से, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल कॉमोडिटी को हमने ले लिया, इन तीनों में से कोई एक ले लेते हैं। लेट सपोज हमने एग्जांपल में शुगर ले ली, मिसाल के तौर पर अगर शुगर ले ली और उसको हमने ये देखा कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी एक इंडिविजुअल कॉमोडिटी, और उसको एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक अकेला सारिफ, ठीक है, या एक ख़ास पर्टिकुलर सारिफ जो है वो कितनी मिक़दार में उसको कंज्यूम कर रहा है, उसकी पर्टिकुलर डिमांड कितनी है, यानी एक इंडिविजुअल कॉमोडिटी के लिए एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड होगी वो कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड। एग्जांपल के साथ लेट सपोज मिस्टर ए, हम सब की डिमांड वेरी करती है ना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, लेट सपोज ये 4 लोग हैं जो 4 डिफरेंट फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इनकी हमने डिमांड चेक की, लेट सपोज शुगर को लेकर, तो मिस्टर ए हो सकता है 5 kg इस्तेमाल करें, तो मिस्टर बी 6 kg इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिस्टर सी 3 kg इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिस्टर डी जो है 4 kg इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सब जो है ना अलग अलग अगर हम देख रहे हैं किसी भी कमोडिटी को लेकर, अगर अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वो इंडिविजुअल डिमांड का मुताला कर रहे हैं, हम इनफरादी डिमांड कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुगर के लिए
मिस्टर ए की इंडिविजुअल डिमांड कितनी है, वो 5 kg है, जबकि मिस्टर बी जो है उनकी इंडिविजुअल डिमांड शुगर के लिए कितनी है, वो 6 kg है, जबकि मिस्टर सी के लिए जो इंडिविजुअल डिमांड है शुगर के लिए वो कितनी है, 3 kg। मिस्टर डी की जो डिमांड है शुगर के लिए वो कितनी है, 4 kg। ठीक है, तो ये शुगर से रिलेटेड, ये शुगर के हवाले से हम बात करें तो ये सारी अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड्स हैं, यानी इंडिविजुअल कमोडिटी और उसकी इंडिविजुअल डिमांड, ये क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। इसी तरीके से मिल्क को भी देख सकते हैं कि अगर मिल्क ले लिया, लेट्स सपोज मिस्टर ए जो है वो 5 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं, मिस्टर बी जो है वो 6 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं, मिस्टर सी जो है वो 3 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं, मिस्टर डी जो है वो 4 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये मिल्क की अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड है इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए, यानी द डिमांड, ठीक है, फॉर द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी की जो डिमांड है ऑफ अ इंडिविजुअल कंज्यूमर या फ्रॉम अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक ख़ास इंफरादी शख्स की जानिब से, दैट डिमांड इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, वो क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड या इंफरादी तलब कहलाएगी। ऑन द अदर हैंड, वेरी सिंपल, ठीक है, अगर उसी इंडिविजुअल कमोडिटी की डिमांड को हर अलग अलग इंडिविजुअल जो डिमांड आ रही है आपके पास, सबको अगर कंबाइन कर दिया जाएगा, अगर उनको सम अप कर दिया जाएगा, तो वो जो सम आएगा आपके पास, दैट सम अप इज़ कॉल्ड कलेक्टिव डिमांड। एग्जाम्पल के मुताबिक ये सब इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी की, अब ये शुगर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो शुगर पे ही बात करेंगे, ये शुगर से रिलेटेड सारी इंडिविजुअल डिमांड्स थी। अब अगर शुगर की सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को, यानी सर्टेन नंबर ऑफ कंज्यूमर, से ख़ास नंबर ऑफ कंज्यूमर जो हमारे पास हैं यहाँ मौजूद है, जैसे हमारे पास यहाँ 4 कंज्यूमर्स हैं, अगर इन चारों की हम क्या कर दें, डिमांड को यहाँ आपस में ऐड कर दें, मिस्टर ए की डिमांड को बी के साथ, बी और सी और डी, इन चारों की डिमांड को ऐड कर दें, 5 kg, 6 kg, 3 kg, 4 kg, तो ये 18 kg बन गया, तो ये हो जाएगी शुगर के लिए कलेक्टिव डिमांड। इसी तरह हम हर इंडिविजुअल कमोडिटी की इंडिविजुअल डिमांड भी निकाल सकते हैं और उसकी कलेक्टिव डिमांड भी निकाल सकते हैं। हमने यह 4 कंज्यूमर का मुताला किया, इसी तरीके से हम इसे किसी एरिया की भी बात कर सकते हैं, एक टाउन की बात कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं, एक सिटी की बात कर सकते हैं कि भाई शुगर एक पूरे टाउन में कितनी कंज्यूम होती है, शुगर पूरी एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी कंज्यूम होती है, शुगर एक पूरे प्रोविंस में कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह हम वो जो डिमांड हम निकालेंगे, यानी एक से ज़ायद कंज्यूमर की जब हम डिमांड को देख रहे होंगे, तो वो सारी जब भी डिमांड सम अप होगी वो क्या कहलाएगी, कलेक्टिव डिमांड कहलाएगी। आई होप सो कि इंडिविजुअल डिमांड और कलेक्टिव डिमांड का भी तस्वुर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।